यहाँ से ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को, जो जर्मन एम्पायर थे, उन्होंने एक ब्लैंक चेक दे दिया केजर ने कि भाई तुम उसके साथ, जिसके साथ भी लड़ोगे हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, जर्मनी को किसी तरीके से मैं नीचा दिखा दूँ। इस तरह से शुरू हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, एक ऑर्डर ऑफ पावर बना हुआ था, बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, सबने अपने अपने इलाके कैप्चर किए हुए थे। 6 एम्पायर्स का आपने बताया। यूके देखें, यूके ने जो अपना मेजर प्रोजेक्ट जो लास्ट बनाया था वो कब बनाया था? 1947 से पहले। उसके बाद तो कोई प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया नहीं। उनकी पूरी की पूरी, आप जाएं म्यूजियम में जाएं, वो पूरी की पूरी वही रिसोर्सेज हैं। तो वो रोमन वाली आइडियोलॉजी में चल रहे थे और उन्होंने सोचा कि हम लोग अटैक करेंगे, हर जगह नॉर्थ अफ्रीका पूरा कैप्चर कर लेंगे। और उन्होंने गलती कर दी इटली ने कि उन्होंने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया, इजिप्ट के ऊपर, और उनके साथ उनकी जंग स्टार्ट हो गई ब्रिटेन की। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपको सुल्तान वज़ीर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ बैठे मेरे बहुत अच्छे दोस्त स्टूडियो में एक दफ़ा फिर, मिस्टर आमिर मक्सी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर थैंक यू अगेन फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट। और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव टॉक अबाउट बलूचिस्तान इशू, वी हैव टॉक अबाउट इमरान खान साहब, वी हैव टॉक अबाउट द रीजनल इशूज़ साउथ एशिया के। अब हम बात करेंगे आज कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। आप बताएं आज का क्या टॉपिक है? यार अल्ताफ़, आजकल मैं एक लेटेस्ट ट्रेंड देख रहा हूँ। आज जैसे दुनिया के ट्रेंड चेंज होते हैं ना हर 100 सालों बाद, आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ। जैसे आपने ईरान और इसराइल का पूरा ये सिनेरियो देख लिया, कैसे ये इसराइल ने शुरू किया था विद द एलिमिनेशन ऑफ कासिम सुलेमानी, और कासिम सुलेमानी के बाद ये हमास के जो चीफ थे, और फिर ये चला गया हसन नसरुल्लाह तक। कैसे पूरे के पूरे लोगों को उन्होंने एलिमिनेट किया। एक और दूसरा वॉर का एक नया सिलसिला शुरू हुआ जिसमें ड्रोन्स यूज़ हुए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुई, आयरन डोम यूज़ हुआ ईरान के जो मिसाइल थे उनको एलिमिनेट करने के लिए। और पहली मर्तबा ईरान ने भी इसराइल के ऊपर अटैक किया। और एक्चुअली अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें और हमारे लोगों को, जो मासेस हैं उनको भी देखें, जो क्लासेस हैं उनको भी देखें, वो एक्चुअली वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इस फिलॉसफी को देखना चाहूँगा कि उससे पहले कब कब लोग वॉर को सपोर्ट कर रहे थे, और एक्चुअली वॉर को वो चाह रहे थे कि एक वॉर होना चाहिए टू एंड ऑल वॉर, जिससे शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 को वर्ल्ड वॉर 1 तो नहीं कहा जाता था पहले, उसे कहा जाता था ग्रेट वॉर, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। सही है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी दुनिया यही समझती थी कि यार जंग एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो तब कुछ एम्पायर्स थे, उसमें सबसे बड़े जो प्लेयर थे, जर्मनी था, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर था, इटली था, और दूसरी तरफ रशिया था, इंग्लैंड था और फ्रांस था। अब ये लड़ाई हुई क्यों शुरुआत? तो उसके 4 मेन पॉइंट्स थे, जिसमें मिलिट्रिज्म था। मिलिट्रिज्म में जर्मनी जो था एक राइजिंग पावर थी। उस वक्त जो ब्रिटिश एम्पायर था वो दुनिया के 25% ऑफ द पॉपुलेशन और एरिया को कंट्रोल करता था। मतलब कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा है कि सन नेवर सेट्स। एग्जैक्टली इतना वो होता था। तो जर्मनी ने सेम चीज़ करने के लिए अपनी नेवल फ्लीट्स को, क्योंकि आज जो ड्रोन्स वगैरह हम देख रहे हैं उस वक्त होती थी नेवल पावर। कहते थे जो नेवी को ऑन करता है वो समझो कि पूरी दुनिया को ऑन करता है। तो इस तरीके से जर्मनी जो एक राइजिंग पावर थी, वहाँ पर इंडस्ट्रीज चल रही थी, इससे जो ब्रिटिश थे वो बहुत डर रहे थे। फिर दूसरा था अलायंस सिस्टम। अब अलायंस सिस्टम में एक अलायंस था बिटवीन जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जिसको ट्रिपल अलायंस कहते थे। और दूसरी तरफ जो था ट्रिपल ऑन्टॉन्ट था। पहले ये डबल ऑन्टॉन्ट था। ये था जस्ट फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान। फिर इसमें आ गया था रशिया। तो ये था कि भाई अगर वो मुल्क किसी पर हमला करेगा तो वो कंसीडर होगा सब पर अटैक, जिस बेसिस पर नेटो आजकल बना हुआ है। तो ये चीज़ शुरू इस तरह हुई थी कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर है, अच्छा वहाँ पर क्लैश पहले चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर बल्कान स्टेट्स हैं और ये अपना जो ओटोमन एम्पायर था उससे ताज़ा आज़ादी हासिल हुई थी। और ओटोमन एम्पायर की जो है वो आखिर में, यहाँ पर हर कोई बताता ना अर्तुगरुल गाजी और ये सब, सुलेमान द मैग्निफिसेंट, तब तक ओटोमन पता है क्या हो गया था?
उसे क्या कहते थे, सिक मैन ऑफ द यूरोप। यस, सही, हर कोई जो आता था उनको आराम से हरा के उससे कोई ना कोई एरिया छीन लेता काफी था। सारी जंगें वो हारे थे हाँ हाँ, बिल्कुल सेंट्रल बिल्कुल। यूरोप के अंदर। तो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर पर एक डायनेस्टी थी, हैब्सबर्ग डायनेस्टी, सही है, जिसके ड्यूक फर्डिनांड जो थे वो जो थे वो प्रिंस से वहाँ के, और वो जल्दी किंग बनने वाले ही वाज थे। गोइंग टू आई थिंक सारा ये वो जी। बोस्निया। वो थे बोस्निया में। अच्छा, बोस्निया के साइड में जो थे सर्बिया था। सर्बिया में जो साल्विक पॉपुलेशन थी, और साल्विक्स जो हैं जो रशिया में लोग रहते हैं वो भी साल्विक्स हैं, तो ये आपस में कज़न कंसीडर होते थे। दे वर इन अलायंस, सर्बिया एंड रशिया। जी। तो क्या हुआ था वहाँ पर, जब ड्यूक फर्डिनांड गया था तो वहाँ पर उसे पहले मना किया गया था कि आप यहाँ पर मत जाओ, लेकिन वो वहाँ पर गया बोस्निया में। तो बोस्निया में सर्बिया की एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने उसको वहाँ पर जो है वो शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने कहा जाके सर्बिया को कि 1 महीने में ना तुम्हें एक, जिसे हम कहते हैं जुलाई क्राइसिस, 1 महीने में अगर तुमने अपने हथियार नहीं फेंके और पूरी की पूरी आर्मी और अपने मुल्क को हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुमसे लड़ेंगे। नहीं, उसमें उन्होंने बेसिकली दे वर आस्किंग फॉर अ ह्यूज रैंसम भी, और ये भी आप चेक कर लें कि उसने कहा था कि भाई, मतलब ऐसी उसकी शराइत थी जो ह्यूमिलिएट कर रही थी उसे, सर्बिया को। तो ये था अलायंस सिस्टम। उसके अलावा था इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म में जैसे जर्मन था, ओटोमन एम्पायर की अपने सारी चीज़ें थी, और ओटोमन का जो है वो मसला चल रहा था, क्योंकि जो अपना जो स्ट्रेट थे जहाँ से रशिया भी गुजरने की कर रहा था, तो वहाँ से उसको ये प्रॉब्लम आ रही थी, उन दोनों के दरमियान भी प्रॉब्लम चल रहा था। तो इम्पीरियलिज्म की बहुत बड़ी चीज़ें थी, क्योंकि अफ्रीका में भी ये मुख्तलिफ कॉलोनीज अपनी बना रहे थे, बना चुके थे इनके। इन्होंने सारे पावर्स में बैठ के अफ्रीका को डिवाइड किया था। काफी सबको कॉलोनीज मिली थी उसमें। बिल्कुल। और जो चौथी जो बड़ी चीज़ थी वो थी नेशनलिज्म। नेशनलिज्म किस तरह से था, जैसे नेपोलियनिक वॉर के बाद एक नेशंस बनी थी, तो हर नेशन में ये आ रहा था कि हम ग्रेट हैं आगे वाली नेशन से। मतलब जर्मन कह रहे थे कि ऐसा इंग्लिशमैन जो है उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है, हम क्यों नहीं दुनिया को लीड कर सकते। तो ये प्रॉब्लम थी। बहरहाल फिर ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने कहा कि भाई हम तो तुमसे लड़ेंगे। तो सर्बिया चला गया रशिया के पास कि भाई आपके साथ हमारा एक अलायंस था, आप हमारी मदद करो। यहाँ से ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को जो जर्मन एम्पायर थे उन्होंने एक ब्लैंक चेक दे दिया केजर ने कि भाई तुम उसके साथ जिसके साथ भी लड़ोगे हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ ट्रिपल अलायंस में जो थर्ड मेंबर था इटली, वो फिर गया। उसने कहा कि भाई जो अलायंस था वो इस चीज़ पर हुआ था कि अगर हम पर कोई हमला करेगा तो यहाँ पर तो हम अटैक कर रहे हैं, Exactly. तो मैं बीच में नहीं पड़ रहा। ठीक है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक जो ब्लैक सी था, वहाँ पर एक अलग गेम चल रही थी ओटोमन और जो रशियन के बीच में। उनकी पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी थी। बाद में ओटोमन जॉइंड द ट्रिपल अलायंस। और हाँ जी बिल्कुल। तो ओटोमन वहाँ पे आ गए। यहाँ पर जो ब्रिटिश था वो तो ऑलरेडी उसमें बैठा हुआ था आस में कि भाई किस तरीके से ये अपना जर्मनी को किसी तरीके से मैं नीचा दिखा दूँ। इस तरह से शुरू हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है। तो फिर वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में सबसे पहले जर्मनी ने इस तरह से स्टार्ट लिया था कि मैं किसी तरीके से फ्रांस को जीत लूँ। अब फ्रांस को जीतने के लिए बेल्जियम के रास्ते से जाना ज़रूरी था। तो जब उसने बेल्जियम पे अटैक किया तो बेल्जियम की भी एक ट्रीटी थी ब्रिटेन के साथ। उनकी न्यूट्रलिटी को इंटैक्ट किया था ब्रिटेन ने कि अगर बेल्जियम पे अटैक होगा तो ब्रिटेन तो वो करेगा। उसमें उनकी डिफेंसिव लाइन थी बड़ी मशहूर, मैजनेट लाइन। उस पे ट्रेंच वॉरफेयर उनकी स्टार्ट हो गई। और फिर ट्रेंच वॉरफेयर ने जो मतलब तबाही फैलाई, जो अभी तो हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं ना कि वॉर होना चाहिए। फिर जो सारी गेम शुरू हो गई थी, तो इस वॉर में कितने लोग मरे थे? इस वॉर में 90 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे वर्ल्ड वॉर 1 में। और वर्ल्ड वॉर 1 की जो इतनी तबाही फैली थी कि एक तरफ तो रशिया और जर्मनी आपस में लड़ रहे थे और दूसरी तरफ ओटोमन और अपना जो रशियन लड़ रहे थे। और वहाँ पर एक अलग गेम चल रही थी जो ज़ियोनिस्ट जो तंजीमें थी, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट से कहाँ पर थे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट?
फ़लस्तीन के फ़लस्तीन के अंदर। और फ़लस्तीन किस में आता था? अंदर ओटोमन एम्पायर में। तो वहाँ पर उन्होंने अपना एक एजेंट भेजा था जिसको बहुत अच्छी अरबी आती थी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिस पर एक मूवी भी बनी थी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। मैं चाहता हूँ कि इसके जो आपने कॉजेज़ बताए वॉर के, उसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं ऑडियंस के लिए। आपने वो जर्मनी वाली बात बताई थी, तो जर्मनी को ना मुझे डर था कि जब जंग स्टार्ट होगी, कोई जंग तो देखो इमिनेंट थी, 100 साल से कोई बड़ी जंग नहीं हुई थी आफ्टर नेपोलियन और क्राइमियन वॉर के अलावा, और ब्रिटेन जो था ग्लोबल, और फ्रांस और इंग्लैंड की भी 100 ईयर वॉर जो थी उससे पहले, मतलब ये वॉर तो चल ही रही थी ना। वॉर तो देखने चल रही थी। फ्रांस और ब्रिटेन की जंग तो 100 साल की जो बता रहे हैं 100 ईयर्स वॉर, वो तो 1300 1400 में हुई। हाँ, बट जो मेन जो आखिरी बड़ी जंग थी वो नेपोलियनिक वॉर थी। उसके अलावा एक क्राइमियन वॉर हुई थी 1800s में, 1860s 1850s के अंदर। उसके अलावा वैसे कोई बड़ी जंग नहीं थी। ग्लोबल डोमिनेंस ब्रिटेन की थी, सीज पे वो था, एक ऑर्डर ऑफ पावर बना हुआ था, बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, सबने अपने अपने इलाके कैप्चर किए हुए थे, 6 एम्पायर्स का आपने बताया, तो हर चीज़ सही चल रही थी। जर्मनी एक राइजिंग एम्पायर थी, जर्मनी की भी कॉलोनीज़ बन रही थी, उसको और भी बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ चाहिए थी। एक तो आपने वो वाला बताया था कि नेवी क्यों बढ़ाना चाह रहा था वो, एक और रीज़न ये भी था कि जर्मनी की जो लोकेशन थी वो बहुत आसानी से वो ब्लॉकेट कर सकता था ब्रिटेन उसको जंग के टाइम। तभी उसने बेल्टिक में और उसके अलावा नॉर्दर्न सी में, नॉर्थ सी के अंदर अपनी फोर्सेज और अपनी नेवी के जितने भी बड़े बड़े वो उस ज़माने में जो जहाज़ होते थे उनको कहते थे ड्रेडनाउट्स। तो ड्रेडनाउट्स की बेसिकली जंग चल रही थी, और वो ब्रिटेन भी प्रोड्यूस कर रहा था, जर्मनी भी प्रोड्यूस कर रहा था, तो एक तो वो भी सीन चल रहा था जो जर्मनी और ब्रिटेन की जो लड़ाई थी। दूसरा ये था कि अच्छा, जर्मनी और फ्रांस का बेसिकली ये था कि भाई इनकी जंग हुई थी 1870 में, फ्रैंको प्रशियन वॉर। उसमें नेपोलियन III था, जो नेपोलियन का ही डिसेंडेंट था, वो हारा था, बहुत गंदी डिफीट थी। एल्सेस लॉरेन 2 प्रोविंसेस थे, वो जर्मनी ने उनसे ले लिए थे। जर्मन एम्पायर ऑन द राइज थी, उसकी पॉपुलेशन भी अच्छी थी, तो फ्रांस और जर्मनी का वहाँ से जंग चल रही थी कि वो प्रोविंसेस को वापस चाहिए थे। और उसके अलावा फ्रांस ने बहुत बड़ी पेनल्टी पे करनी थी जर्मनी को, मतलब रैंसम में, जो रैंसम बोल रहा हूँ, जो वॉर रेपरेशंस नहीं होते, जो वर्ल्ड वॉर 2 थी। नहीं 1870 के अंदर। अच्छा, मैं वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक मसला चल रहा था। उसके बाद ये तो हो गई फ्रांस ब्रिटेन, मैंने आपको बता दी। जर्मनी और फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, नेवी का भी बता दिया। अब आ जाते हैं कि उसमें क्या आ रहा था मसला ऑटोमन के अंदर और ये सेंट्रल यूरोप के अंदर। बेसिकली सेंट्रल यूरोप को कहते थे पाउडर केग ऑफ यूरोप। वहाँ पे बहुत सारे बल्कन एरियाज पाउडर केग ऑफ यूरोप था, और लोग कहते थे जब भी जंग स्टार्ट होगी यहीं से जंग स्टार्ट होगी, स्टार्ट वहीं से हुई। और वो आपने बात ठीक की थी, स्लाव वाली, वो सेम नेशन वाली थ्योरी थी। और उसके अलावा ऑटोमन एम्पायर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी दे लॉस्ट अ लॉट नंबर ऑफ बैटल्स एंड दे लॉस्ट अ नंबर ये ऑफ शुरू हुआ था जब सीज ऑफ वियना किया था 1600s में। उसके वो बाद तब से शुरू हो चुका था। तो इनका डिक्लाइन जो है वो 200-300 साल चला है, बट ये इतनी बड़ी एम्पायर थी कि इसको टूटने में टाइम लगा, में भी टाइम लगा तो था, जैसे मुगल्स को लगा। एग्जैक्टली। तो दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ एरिया इन यूरोप, सेंट्रल यूरोप, काफ़ी सारे स्टेट जमा हो गए थे। कुछ मतलब क्रिश्चियन डोमिनेंस भी थे, कुछ ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ थे, कुछ रशिया के साथ थे, तो यहाँ पे भी एक बड़ा मसला चल रहा था। उसके अलावा जो आपने इंपीरियलिज्म वाली बात की, वो की बात बिल्कुल ठीक थी। उसमें कॉलोनीज़ की बहुत बड़ा मसला था, सारे रिसोर्सेज का मसला था, क्योंकि जंग से आई थिंक 1890 के अंदर ही मेरे ख्याल से एक ट्रीटी हुई थी सारे पावर्स के बीच में। उन्होंने टेबल पे बैठ के अफ्रीका के टुकड़े बनाए। आप अभी भी अफ्रीका के मैप देखें ना, तो आपको ऐसा लगेगा स्केल से। क्यों टुकड़े बनाए थे ये तो बताएं। रिसोर्सेज के लिए ना, रिसोर्सेज के अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ थी तब गुलामी, स्लेव ट्रेड भी था। स्लेव ट्रेड अच्छा, स्लेव ट्रेड जो था ना, स्लेव ट्रेड इतना बड़ा रीजन उस टाइम नहीं था, वो पहले था, 100 साल पहले था। उसकी वजह तो क्या है, 1830s में ना, 1830-40 के बीच में ब्रिटेन ने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था और उसको आउटलॉ कर दिया था। सर एबॉलिश तो देखो, एबॉलिश तो लोगों के लिए किया था ना, ये स्लेव्स को राइट जाके कब मिले हैं? राइट्स अमेरिका को देखें, ब्रिटिश में देखें, वो तो आपकी बात ठीक है, ये पूरी मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे। स्लेव ट्रेड नहीं था, एक्सपेंशन थी और पैसा था, बहुत कुछ था, रिसोर्सेज सीधा देखें ना। यूके देखें, यूके ने जो अपना मेजर प्रोजेक्ट जो लास्ट बनाया था वो कब बनाया था? 1947 से पहले। उसके बाद तो कोई प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया नहीं। उनकी पूरी की पूरी, आप जाएं म्यूजियम में जाएं, वो पूरी की पूरी वही रिसोर्सेज हैं। टिप्पू सुल्तान की तलवार हो गई, कोहिनूर हीरा हो गया, ये अफ्रीका से जो लूटी हुई चीजें थी वो सारी की सारी वही है ना। ब्रिटिश का अपना क्या था? ये सारे के सारे जर्मन्स हो, ब्रिटिश हो, जो ग्रेट आर्यन थी। और दूसरी बात, एक चीज हम मिस कर गए, दूसरा एक्सपेंशन का जो जर्मन प्लान था, जिसने बाद में नाजीज को बनाया था। क्योंकि जर्मनी हमेशा से ये समझते थे कि हमारे पास एरिया कम है,
हम ज्यादा लोग हैं, हमारे पास हमेशा एरिया कम रहता है। देखिए हाँ, देखिए वो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन देखिए था। वो जो मिशन था ना, वो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने पूरा कर दिया था। हाँ, वो उनका exactly, चांसलर था, वो बिल्कुल। बहुत टाइट चांसलर था उसने। और जर्मनी पहले डिवाइडेड था, अभी नया नया बना था। एग्जैक्टली। तो मेन जो स्टेट थी प्रशिया थी, उसमें वर्टनबर्ग था, वेस्टफेलिया था, उसमें हैनोवर थी, बहुत सारी स्टेट्स थी। और ये बना था जो वो जो केकेगार्ड था नीचे था, बड़े बड़े फिलोसोफर से उन्होंने सोचा, उन्होंने बैठा, पहले उन्होंने लिखा। अच्छा, इसमें मैं आपको मजे में बताऊँ, एक किंग था फ्रांस का, लुई द 15 या मेरे ख्याल से लुई द 14। ओके। उसको सत्संग किंग बोलते थे। उसने, वो कैथोलिक था, तो उसने प्रोटेस्टेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुजालिम किए, और काफ़ी सारे लोग फ्रांस से भागे हैं उस ज़माने में, 100 ईयर 200 ईयर्स बैक। और वो जाके जर्मनी और प्रशिया वगैरह के इलाकों में जाके इस्टेब्लिश हो गए, बिकॉज इनकी सोसाइटी बड़ी फ्री थी, एजुकेशन फ्रेंडली बहुत थी, इतना ज़्यादा कोई कैथोलिसिज्म उसके अंदर नहीं था, रिलीजियस टॉलरेंस बहुत थी, प्रोटेस्टेंट थे। तो इन सब वजहों की वजह से ना जर्मनी और प्रशिया जो थी मेन स्टेट, वो बड़ी स्ट्रांग हो गई थी। और इन्होंने बिफोर ये सारी जंग से पहले, जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो आप नेशनलिज्म की आप बात कर रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट जमा हुई हैं, तो 2 एग्जांपल्स थी यूरोप में, बाकी सारे मुल्कों के लिए तभी वर्ल्ड वॉर 1 में इसका भी रीज़न था। एक जर्मनी थी और एक थी इटली, क्योंकि इटली भी यूनिफाई हुआ था। इटली में बहुत डिफरेंट स्टेट्स थी, वेनिस थी, बहुत सारा। तो इटली इटालियन यूनिफिकेशन थी, जर्मन यूनिफिकेशन थी। जर्मन यूनिफिकेशन में उन्होंने ऑस्ट्रिया से भी जंग की, उन्होंने ऑस्ट्रिया को भी हराया, उन्होंने डेनमार्क से भी जंग की, डेनमार्क से भी हराया, हॉलस्टेड और एक और प्रोविंस था वो भी उन्होंने ले लिया। तो बेसिकली ये भी एक इसका रीज़न था। और जो से आपने वो वाली बात की थी, नेशनलिज्म वाली बात को हम कंटिन्यू करें, तो नेशनलिज्म में, क्योंकि एक तो पाउडर केक आपका बैल्कन्स में चल रहा था, उसके अलावा सेंट्रल यूरोप में भी बहुत मसले थे, बहुत सारी स्टेट्स बाद में बनी है। जैसे डच था, डच काफ़ी मतलब इधर उधर हो गया था, क्योंकि जब नेपोलियन ने हॉलैंड को भी कैप्चर कर लिया था, डच को, नेदरलैंड्स को, तो वो भी बैटविन रिपब्लिक बना दी थी, तो वो भी मसला खड़ा हुआ था। तो काफ़ी सारे इशूज़ थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मुल्कों को, लोगों को आज़ादी चाहिए थी। अच्छा, और ना दूसरी बात ये कि फिलोसफिकल लेवल पर भी कुछ चीज़ें चल रही थी उस टाइम पर। जैसे रशिया में मेंशेविक बोल्शेविक जो थे वो ताकत पकड़ रहे थे और वो जार के खिलाफ वहां पर लड़ रहे थे। ये जो आपने बताया ना, ये वाला रीजन, ये एंड बना था रशिया का कि वो क्यों हारा। नहीं 1917 में जब वो हार रहा था, बिल्कुल ये, लेकिन शुरू तो तब हो चुकी थी ना चीज़ें। मतलब रशिया में भी एक अपना ग्रैंड एक्सपेंशन का प्लान जो था वहां पर भी पक रहा था। और ये लावा जो बाद में जो नाजीज बने थे, जिस चीज़ को यूज़ करते थे, वो किस चीज़ को यूज़ करते थे? वो इस चीज़ को यूज़ करते थे कि जो थियोडोर जो जियोनिज्म की जिसने तंजीम बनाई थी, उसका भी तो एक्सपेंशन का प्लान था ना। वो भी यही चाहता था कि भाई यहाँ पर हम जो सारे जो ज्यूज हैं, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। जर्मन के पास भी रहने के लिए जगह नहीं थी। ज्यूज जो कह रहे थे हमारे पास भी रहने के लिए जगह नहीं है, हमें भी जगह दो, क्योंकि हमारे साथ 1000 सालों से जो हमारे साथ जुल्म हुए हैं, अब हमें एक ऐसी जगह दो जहाँ पर हम प्रीच कर सकें इंडिपेंडेंटली। तो उन्होंने फंडिंग की थी, उन्होंने फंड किया था इस वॉर को, और बहुत बड़ी मदद की थी, क्योंकि ज्यूज जो थे, अब देखें लैंडिंग जो है वो इस्लाम में प्रोहिबिट है, क्रिश्चियनिटी में भी प्रोहिबिट है। तो ज्यूज ने क्या किया, लैंडिंग को अपना बिजनेस बनाया, और लैंडिंग से फिर बाद में क्या निकला था, बैंकिंग सिस्टम, पूरा एक इन्होंने सिस्टम बना दिया। इसी चीज़ को बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में, अब बार बार हम वर्ल्ड वॉर 2 पे निकल जाएंगे, इसी चीज़ को वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किया था नाजीज ने, कि भाई किस तरीके से इन्होंने पूरे हमारे मुल्क को खोखला किया, अब हम इनको निकालेंगे। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें सर वर्ल्ड वॉर 2 तो खैर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आई थिंक वर्ल्ड वॉर 1 में भी बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। आप अगर उसकी बात करें, जैसे आपने ब्रिटेन की और जो पूरा प्लान था, तो बेसिकली लॉरेंस ऑफ अरेबिया की बात थी। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाले, हाँ, लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो थे, जब वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने तो यही एक्ट किया कि भाई मैं तो आपकी गुडविल लेकर आए थे, कि भाई अरबों को उन्होंने बोला कि आपके ऊपर उस जो तुर्क हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, और आप तो वो लोग हो जिनके ऊपर पैगंबर आया है, और आप पे कुरान नाजिल हुआ है, और आप जो हैं वो तुर्कों के अंदर बैठे हुए। उसने वो नेशनलिज्म कैरेक्टर है वो। एग्जैक्टली, हाँ, कैरेक्टर तो है, बट इवेंचुअली ही वाज अ बैड पर्सन। ही वाज, हाँ, इवेंचुअली, हाँ। लेकिन अगर आप इस पर, मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को, बॉडी ऑफ लाइफ मूवी देखें। उसमें भी लियोनार्डो डी कैप्रियो होता है ना। लियोनार्डो डी कैप्रियो जाता है, एक इंटेलिजेंस चीफ होता है जॉर्डन का, उसको बात समझाने के लिए ना वो कुरान शरीफ की आयत को ही तिलावत करता है कि भाई किस तरीके से जब जंग आ जाए तो अहले किताब एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह ना लॉरेंस अरेबिया भी वहाँ के अरबों को, क्योंकि
ये था ना, वहाँ के अरब क्यों बगावत नहीं करते थे, वो कहते थे भाई जो तुर्क हैं वो हम पर चढ़ दौड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, इनका रेलवे सिस्टम है उसे ही तबाह कर दो। नहीं, इससे पहले ना, बिफोर दे स्टार्टेड द अपराइजिंग और द रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ऑटोमन्स, द अरब्स, ब्रिटेन को और फ्रांस को दोनों को काफ़ी डिफीट्स भी हुई थी 1916 में, 15 में। गैलीपरी कैंपिंग पूरा डिजास्टर था। उनकी पूरी नेवी जो अटैक करने गई थी, काफ़ी नुकसान उन्होंने लिया था। उनके काफ़ी सोल्जर्स की डेथ हुई थी, स्पेशली उनके जो वो वाला रेजिमेंट था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, जिनको एनजेक कहते थे। हाँ, भाई फेर दी थी। तो उनको भी बहुत डैमेज दिया था। वो काफ़ी जंग हार चुके थे। लाइक वो जो अगर आप वो देखेंगे ना, मिलिट्री जो थी इनकी, जो क्योंकि यहाँ पर कहा जाता था सेंट्रल पावर की जो लड़ाई थी ना, यहाँ पर सेंट्रल पावर थे और दूसरी तरफ अलाइड पावर थे। तो सेंट्रल पावर के कम फौजी मरे थे एज कम्पेयर टू, मतलब इतने ज्यादा वो थे। हाँ, निखिल एक बात इसमें ये भी है कि ब्रिटेन को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर सबसे बड़ी थी, सबसे ज़्यादा मैन पावर उसके पास थी। तो इंडिया से भी काफ़ी सोल्जर्स और काफ़ी रेजिमेंट ज़्यादा थे ब्रिटिश। एग्जैक्टली, हाँ। तो इंडियन रेजिमेंट और इंडियन जो उनकी फ़ौज थी बहुत बड़ी थी, काफ़ी कॉलोनी से उन्होंने सोल्जर्स मंगवाए। उनके पास मैन पावर की कमी नहीं थी। और जो उनकी जंगें हुई थी, बैटल ऑफ जुटलैंड भी कहते हैं, 19 उसमें इसी पीरियड में हुई है। और वो आई थिंक जर्मनी लॉस्ट दैट नेवल बैटल इन, आई थिंक, नॉर्थ सी। नेवल बैटल हारा था। उसके बाद फिर तबाही शुरू हो गई थी। और फिर बाद में जो थे विड्रो विल्सन, जो यूएस का प्रेसिडेंट था, वो भी बीच में आ गया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, जापान भी जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। जापान वाज अगेंस्ट द जर्मनी। हाँ, जापान भी अगेंस्ट लड़ा था जर्मनी के। एग्जैक्टली, जो बैटल ऑफ एनजेक की आप बात कर रहे हैं उसके बाद। नहीं, वो तो गैलीपरी कैंपिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। जो गैलीपरी कैंपिंग था ना, उस पे डार्डेनल स्ट्रेट एक जगह है जहाँ पे ये इस्तांबुल के आसपास, जहाँ पे मेन भी शहर कहते हैं उसको इस्तांबुल की, और कॉन्स्टेंटिनोपल का इलाका जो सिटी है वो भी उसी एरिया में आता है। तो यहाँ पे इन्होंने अटैक किया था। गैलीपरी जो है, उससे पहले कुछ आइलैंड्स हैं, वहाँ पे इन्होंने अपनी एडवांसमेंट स्टार्ट की, ब्रिटिश और फ्रेंच फ्लीट ने। वहाँ पे उनको डिफीट हुई। तो वो इस तरह वो डायरेक्ट जाके कॉन्स्टेंटिनोपल पर कैप्चर नहीं करना चाह रहे थे। वो बेसिकली वो नहीं कैप्चर कर पा रहे थे। तो तभी उन्होंने फिर आगे जाके लॉरेंस ऑफ अरेबिया को लॉन्च किया। इस तरह ये पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी, जहाँ तक इसकी बात है, अगर हम बात करें। और काफ़ी, और इसमें आप मुस्तफा कमाल अतातुर्क के उसको, वो तो सर बहुत बाद में आएगा ना। वो तो सर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 था ना। वो तो बाद में इंडिपेंडेंस की है। ये भी यंग टर्स की जो मूवमेंट थी, ये भी चल रही थी तब। ये तो बाद में आया था। मतलब ये अंदर लावा पक रहा था। लावा तो देखिए पक रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था एम्पायर को, काफ़ी अरसे से एम्पायर थी, बहुत बड़ी एम्पायर थी, बहुत सारे नेशंस, बहुत सारी एथनिसिटीज़ के अंदर थी। बट ये कि Britain was not able to crack the Ottoman question in the start, but eventually they did by cutting off them from behind. और उसमें एक और चीज़ ये भी है कि जो पर्शिया था, ईरान, वो उस टाइम न्यूट्रल था इस जंग में, क्योंकि ब्रिटेन की और रशिया ने आपस में उनसे एग्रीमेंट किए हुए थे। इराक पे यस उन्होंने कैप्चर किया था, पहले वो नहीं कर पाए थे। बसरा से उन्होंने स्टार्ट किया था, सदर्न इराक से, रेड सी से वो गए थे। ब्रिटिश एम्पायर तो हर जगह थी उनकी, इंडिया से फ्लीट गए, उन्होंने वहाँ से पीछे से आगे पहले इराक को उन्होंने कैप्चर किया, बगदाद वगैरह को कैप्चर किया। उसके बाद जाके अरब से वो बेसिकली यहाँ से उनको कट ऑफ किया उन्होंने, और इजिप्ट को भी उन्होंने कैप्चर कर दिया। तो इस तरह का पूरा एक सिस्टम बना था। पता है अल्ताफ, इसके बाद जो तमाशा शुरू हुआ ना, ये वॉर तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो इन्होंने तमाशा किया, मतलब कि किस तरीके से डिवाइड किया इन्होंने। इन्होंने केक जो है वो फ्रांस को दे दिया, फ्रांस को कहा भाई तू इराक को रख, और अपना जॉर्डन और पैलेस्टीन जो जॉर्डन उसके पास था, फ्रांस के पास था, लीबिया फ्रांस के पास था, अल्जीरिया फ्रांस के पास था, नॉर्थ अफ्रीका की पट्टी, वो तो ऑलरेडी 1890 में जब इनका एग्रीमेंट हुआ था, जब इन्होंने अफ्रीका को बांटा था। मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो जॉर्डन यस वाज फ्रेंच, बाकी ब्रिटिश के पास था। पैलेस्टीन जो है वो ब्रिटिश के पास, पैलेस्टीन की सीरिया भी ब्रिटिश के पास था। तो ये जो मेन एरिया से ब्रिटिश ने अपने पास रखे थे, बाकी उन्होंने फ्रांस को दिया। और वहाँ पर उन्होंने जर्मनी के साथ क्या किया, राइनलैंड वाला पूरा एरिया उससे छीन लिया, जहाँ इंडस्ट्री थी। हाँ, और पोलैंड को अलग कर दिया। और क्या किया था जर्मनी के साथ उन्होंने, काफी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में सारी क्या किया था, कितना ह्यूमिलिएशन किया था, और उनके ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया था कि भाई आपके साथ जंग स्टार्ट हुई है। उनको काफी सारे डैमेजेस थे, और वो डैमेजेस अभी जाके पूरे हुए हैं। एग्जैक्टली, 2008 में शायद पूरे हुए। डैमेजेस भी उन्होंने काफी पे किए हैं जर्मनी ने। तो काफी कुछ इन्होंने नुकसान हुआ। फिर इसका क्या हुआ था, रशिया में जो है वो इनकलाब आ चुका था, जो जार था निकोलस, उसको हटा दिया था, उसकी पूरी फैमिली से और लेनिन से पहले जो है वो अपना मेंशेविक आ गए थे, उनसे भी हुकूमत नहीं चली। और फिर रशिया का जो जनरल था वो खुद बगावत करके ऊपर आना चाह रहा था, उसके खिलाफ लेनिन लड़ा, फिर लेनिन खुद आया और रशिया रेड रशिया हो गया। लेकिन यहाँ से
असल गेम शुरू हुई। यहाँ से गेम इस तरह स्टार्ट हुई कि 1924 में बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई यहाँ से इस तरह फ़लस्तीन को हम तोड़ेंगे, इसमें इसराइल को बनाएंगे और इन्होंने यहाँ पे ऐसा सेटअप किया। बट दे वांटेड अनदर एक्सक्यूज़, अनदर ड्रामा, अनदर स्टोरी लाइन। तो सेकंड एपिसोड सेकंड वर्ल्ड वॉर थी और उसमें अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा मैं आपको रोकूंगा। मैं जिक्र करना चाहूँगा एक शख्स को जो एक पेंटर था लेकिन अच्छा पेंटर नहीं बन सका, और उसकी जो चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड में बाप से वो बहुत पिटा था। सही है, स्टालिन। नो 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 नो, मैं आ रहा हूँ ना। अच्छा ओके। अच्छा, बाप से बहुत पिटा था वो, पेंटर नाकाम, एक अपना लड़की को दिल दिया, उसने भी उसके साथ धोखा कर दिया। फिर वो लोकल अपना आर्ट गैलरी में गया, आर्ट गैलरी का मालिक जू था, उसने उसकी पेंटिंग्स को बकवास कह के उसे रिजेक्ट कर दिया। इवेंचुअली वो आर्मी में गया। अच्छा, आर्मी में ना उसको कुछ ब्रिटिश सोल्जर मारने वाले थे लेकिन उनको रहम आ गया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, वो शख्स जब हॉस्पिटल में था, even won an Iron Cross। अच्छा, वो शख्स हॉस्पिटल में था, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि एक केमिकल यूज किए थे जिसकी वजह से उसको कुछ नजर नहीं आ पा रहा था और उसे उम्मीद भी नहीं थी। केमिकल वॉरफेयर पहली दफा स्टार्ट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। हाँ, उसको कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ हो पाएगा। वो तबाह हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। और जब उसने हॉस्पिटल में वो खबर सुनी ना कि यार अब जर्मनी हार चुका है, धाड़े मार मार कर रोया था। पता है वो शख्स कौन था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। और फिर वहां से जन्म हुआ था एक ऐसे इंसान का जिसने द माइंड कम्फ के नाम से बुक लिखी और उसने कहा था जर्मनी फर्स्ट। एग्जैक्टली। और यहाँ से राइज हुआ था, राइज ऑफ फाशिज्म। फाशिज्म की मूवमेंट जो थी ना, अब ये लोग कहते ना कि यार आखिर जर्मन्स का सर दिमाग कैसे खराब हो गया, इतने करोड़ लोगों का। पता है आपको, हिटलर पर बहुत सारी तहकीक हुई और उसमें यह भी तहकीक हुई थी कि हिटलर की जो आवाज़ थी ना, कि वो कौन सी आवाज़ है और वो किस रिदम में बात करता है, जिसने लोगों में इतना इंटरेस्ट पैदा किया। उसकी स्पीचेस, उसके बोलने का स्टाइल। पता है आपको, वो एक्टर था, वो जाके ना सिर्फ मैनिफेस्ट करता था, प्रैक्टिस करता था कि मुझे किस तरीके से स्पीच करनी है। और यहाँ पर जन्म हो रहा था इटली में बेनितो मुसोलिनी का। ठीक है, बेनितो मुसोलिनी उससे काफी पहले आ चुका था। हाँ, और हिटलर फैन बॉय था। एग्जैक्टली, फैन बॉय था, मुसोलिनी का फैन बॉय था। इसमें अगर मैं आप पूरा ही जल्दी से आते थे, अभी सर बहुत चीजें रह गई बीच में, अभी तो मैं आपको बताता हूँ। भाई जर्मनी में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अच्छा इसीलिए कहते हैं ना कि जो हिस्ट्री है हमेशा विनर्स बनाते हैं। मतलब जिस तरह यूरोप में जर्मनी के साथ किया गया, बाद में वहाँ पर एक फाशिज्म की मूवमेंट क्रिएट हुई थी जो इंस्पायर्ड थी बेनितो मुसोलिनी से। और आपको पता है बेनितो मुसोलिनी से एक बहुत बड़े हमारे शायर मशरिक भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, बल्कि उन्होंने अपनी नज़म भी लिखी थी एक मुसोलिनी के नाम से। अच्छा, अलामा इकबाल ने। अच्छा, दूसरी तरफ जो था, दूसरी तरफ जापान एक राइजिंग पावर थी। मतलब वहाँ पर मिलिट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जापान ने ताज़ा हराया था रशिया को 1905 में। जी, 1905 में। और ठीक ठाक हराया था। और चाइना से मंचूरिया का प्रॉमिस भी ले लिया था और रशिया को नेवल में भी हराया था और लैंड में भी हराया था। अच्छा, ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू हुआ था कोरियन वॉर से। क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर? नहीं। क्या? जो जापान ने जो अटैक किया था कोरिया पर, और कोरिया में उन्होंने जो जुल्म ढाए थे, मतलब कोरिया तो एक था ना, ये कोरियन वॉर तो खैर 1950s वाली बात। ना, एक और कोरिया, अच्छा पिछली वाली कोरिया। जापान ने कोरिया को हराया। सही है, ठीक है। जापान ने पहले अटैक किया था कोरिया को। कोरिया के बाद ये मंचुको जो मंचूरिया बना था, फिर इसको उन्होंने ऑक्यूपाई किया था। पहले इनकी हुई थी रशिया के साथ। फिर जब रशिया को उन्होंने कर दिया तो मंचूरिया का बहुत बड़ा एरिया था। लेकिन जापान उससे ज़्यादा एक्सपेंशन चाहता था, क्योंकि जापान को पता चल गया था कि भाई, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी यूरोप की पावर को हराया था, क्योंकि रशियन अल्टीमेटली थी तो यूरोप की पावर ना, एशिया में भी है लेकिन यूरोप की पावर है। तो जब उन्होंने रशिया को हरा दिया तो अब वो और ज़्यादा
कॉन्फिडेंस में आ गए। कॉन्फिडेंस में आ गया, प्लस उसका दे वांटेड द रिच कॉलोनीज ऑफ डच ईस्ट इंडीज़, जिसमें डच की और ब्रिटिश और फ्रांस की कॉलोनीज थी, वियतनाम वगैरह पूरा इलाका था, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे कॉलोनीज थी, यहाँ पे रिसोर्सेज थे, यहाँ पे तेल भी था। अच्छा, ये शुरू ऐसे हाँ। हुआ था, शुरू इस तरह से हुआ था, इन्होंने सबसे पहले सीनो जैपनीज वॉर शुरू हुई थी, सही है, 1934 में। हाँ। सीनो जैपनीज वॉर से इन्होंने पेकिंग के अलावा सारे एरिया पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। सीनो जापानीज वॉर वन ऑफ द रीजन, उसके और भी अच्छा, बहुत सीनो सारे। जैपनीज वॉर के दौरान चाइना में अब क्या खिचड़ी पक रही थी, चाइना में जो नेशनलिस्ट थे और कम्युनिस्ट थे उनके दरमियान एक खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि वहाँ पर नेशनलिस्ट जो डॉक्टर सन यात सन थे उनकी गवर्नमेंट थी, और वहाँ पे जो कम्युनिस्ट थे जिनके लीडर माओ ज़ेडुंग थे वो उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च वगैरह कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब जापान ने उन पर अटैक किया तो उन्होंने कहा कि यार अभी हम अपने जो डिफरेंसेस हैं एंड दे फॉट अगेंस्ट जापानीज, उनको रोकते हैं और इनके खिलाफ लड़ते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से जापान के खिलाफ वॉर की। फिर इन्होंने क्या किया, और वर्ल्ड वॉर 2 के जो मेन कारण थे तो उसमें क्या आ गया, पहले फाशिज्म, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो वर्साइल्स की घटिया ट्रीटी की गई थी उसमें भाई राइनलैंड का पूरा एरिया उनसे ले लिया और जर्मनी को ऐसे तोड़ दिया, और उसके अलावा पोलैंड का मुल्क बना दिया। ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो उस दौरान क्या हुआ कि इसकी शुरुआत इस तरह हुई थी अलायंस सिस्टम से। फिर से हिटलर ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ रोम की पहले इटली के साथ कि भाई तुम पर हमला, मुझ पर हमला, और फिर इस अलायंस में शामिल कर दिया था जापान को भी, ठीक है। उन्होंने अलायंस इसलिए की थी कि दे विल फाइट कम्युनिज्म एवरीवेयर। अच्छा खैर मैं और रीजंस पे आता हूं। अच्छा, कम्युनिज्म, अच्छा देखिए ना, एक तरफ तो कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ना है किसने, फाशिस्ट, क्योंकि कम्युनिज्म एक्सट्रीम लेफ्ट है, फाशिज्म एक्सट्रीम राइट है, ठीक है। एक तरफ ये सीन चल रहा था, दूसरी तरफ इन्होंने रॉपिनटॉफ मोल्टोव के नाम से एक पैक्ट किया था पोलैंड का कि भाई हम आपस में नहीं लड़ेंगे। हिटलर और स्टालिन ने किया था। लेकिन अंदर से ये था कि भाई तू उधर से पोलैंड पे हमला कर, मैं इधर से हमला करूं, हम आपस में इसको बांट लेंगे। खैर और भी बहुत रीजंस थे वर्ल्ड वॉर 2 के। एक तो आपने जर्मनी का बताया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का बताया, और दूसरा जापान के जो एक्सपेंशन का प्लान था वो था। एग्जैक्टली। अच्छा, जापान के सेशन का प्लान था, जापान के साथ यूएसए की मतलब उनका मसला चल रहा था काफ़ी, और यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए थे, तो दे वांटेड टू अटैक यूएस एंड स्टार्ट द वॉर। दैट्स व्हाई जापान एंटेड द वॉर वे बैक इन 1941 में, जब उन्होंने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। वो तो एक बात की बात है, बट अगर अब यूरोप की साइड पे आए, एक तो जर्मनी का गुस्सा था, ऊपर से जर्मनी को फ्रांस से भी दुश्मनी थी, फ्रांस से भी उसने बदला लेना था काफ़ी इलाके, क्योंकि उसके हाथ अच्छे से चले गए थे। फिर वो एक फैसिज्म वाला एंगल आपने बता दिया। इटली का ये था कि दे वांटेड टू हैव अ रोमन एम्पायर अगेन, और वो नॉर्थ अफ्रीका पे कैप्चर करना चाह रहे थे। एग्जैक्टली, तो वो रोमन वाली आइडियोलॉजी भी चल रही थे, और उन्होंने सोचा कि हम लोग अटैक करेंगे, हर जगह नॉर्थ अफ्रीका पूरा कैप्चर कर लेंगे। और उन्होंने गलती कर दी इटली ने कि उन्होंने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया, इजिप्ट के ऊपर, और उनके साथ उनकी जंग स्टार्ट हो गई ब्रिटेन की। वो तो एक अलग फिर चैप्टर था, वो तो खैर बाद में हुआ था, बट उनकी भी ये एक रीजंस थे। एक और बड़ी मज़े की बात है कि बिफोर दिस वॉर स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी, और स्पेनिश सिविल वॉर में जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, जैसे ब्लिट्ज़क्रीग है, लाइटनिंग वॉर, जिसमें आप इन्फेंट्री भेजते हो, आर्टिलरी और टैंक्स, क्योंकि टैंक्स सेकंड वर्ल्ड वॉर में सही तरह इस्तेमाल हुए हैं। वो लॉन्च किए गए थे 1971 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने पहली दफ़ा टैंक लॉन्च किया था, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं था और काफ़ी सारे जगहों पे फंस जाता था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 का ना, वर्ल्ड वॉर 1 वाज मोर अबाउट ये जो सबमरीन्स थी ना, वो थी वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 में सबमरीन्स पहली दफ़ा जर्मनी ने यूज़ की थी, बट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बट जो सही वाला जो जंग हुई थी, जो वो उनकी सबमरीन्स को बोलते थे यू बोट्स, वो स्टार्ट हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जब जर्मनी ने यू बोट्स का बहुत बड़ा फ्लीट बनाया था, और उन्होंने अटलांटिक ओशन में बहुत सारी तबाही मचाई थी, और उन्होंने एलाइज की जितनी भी शिपिंग थी या मिलिट्री या सिविलियन जो भी, उनको उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। और हम बैकग्राउंड देखेंगे तो उसमें एक और रीज़न ये भी था कि एक तो मतलब जर्मनी का आपने डिस्कस कर लिया, बाकी हमने इटली का बता दिया कि इटली के एम्बिशंस थे, और हमने जापान का बता दिया। इन तीनों के साथ मसला था बेसिकली। दूसरी बात ये भी कि इट वॉज अबाउट टाइम कि ब्रिटेन एम्पायर जो है वो टूटे, इंडिपेंडेंस बने, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था, ब्रिटेन एम्पायर वीक भी हो गई थी, बैंकरप्ट भी हो गई थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी इवन दो दे वॉन्ट द वॉर, बट दे वर वेरी वेरी इन अ बैड पोजीशन फाइनेंशियली, और काफ़ी वो डेट में ही चली गई थी, तो वो वाले मसले भी थे।
और ऑफ कोर्स बात है वो ज़ायनिस्ट वाला एंगल भी आप देख सकते हैं कि दे वांटेड कि यार वो बेसिकली मजलूम बनाए यहूदियों को, उसके बाद कोई जगह दें और उनको वो पूरा ड्रामा स्टार्ट करें। तो ये सारे रीज़न थे। अब अगर जंग पे हम आते हैं कि जंग किस तरह स्टार्ट हुई, तो वो तो स्टार्ट हुई जब जर्मनी ने पहले आस्ता आस्ता 1937 में ऑस्ट्रिया को कैप्चर किया, सुडेटेनडेंट वगैरह उठाया। उस टाइम उन्होंने जंग डिक्लेयर नहीं की थी ब्रिटेन फ्रांस ने, बट दे डिड डिक्लेयर द वॉर इसका आफ्टर ना अटैक यार, गवर्नमेंट। ये जब हम स्ट्रेटेजी पढ़ते हैं ना हिटलर की, यार कमाल स्ट्रेटेजी थी, आप माने या ना माने। हिटलर की जो स्ट्रेटेजी थी ना, सबसे पहले उसने क्या किया, मिलिटराइजेशन की। मतलब तब जब हिटलर ने संभाला था मिलिटराइजेशन से पहले एक और काम किया उसने, बताएं क्या? उसने मोटरवेज बनाए ऑटोबान के नाम से, और उसने जितने भी यूथ थी जर्मनी की उसको उसमें लगाया। अच्छा, मैं वो आपको बता रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के हालात क्या थे, कि यहाँ तक नौबत कहाँ तक पहुँच आई। वो बात इन्फ्लेशन। नहीं, इन्फ्लेशन तो बाद में की बात है। वाइमर रिपब्लिक आई थी, हाँ भाई, उन्होंने शुरू में अच्छा परफॉर्म किया, बाद में ग्रेट डिप्रेशन आया, उनसे ग्रेट डिप्रेशन यूएस में आया, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा पूरी दुनिया पे। उनकी जर्मन मार्क की वैल्यू ख़त्म हो गई, इकॉनमी बर्बाद हो गई, लोग रोडों पे थे। वहाँ से फिर वही वाली बात है, जब हालात बुरे होते तो एक बंदा उठ जाता है, उसमें से हिटलर साहब थे। उन्होंने अपनी तकरीर स्टार्ट की, नाजी पार्टी बनाई, स्पीचें करते थे, करते करते उन्होंने मिलिटेंट विंग बना दिया। पहले उन्होंने कोशिश की कि मैं हुकूमत को टॉपल कर दूँ, वो पकड़े गए, जेल चले गए, वहाँ पर उन्होंने किताब लिखी। कितना जिगर था, एग्जैक्टली वो था। मतलब तो जब जो वो अच्छा if इन someone is अक्लमंदों ने responsible क्या for किया, हाँ, उस ट्रायल को मीडिया के सामने प्रेजेंट किया। वहां पर जो हिटलर तकरीरें करता था, जैसे आजकल सोशल मीडिया में हमारे खान साहब तकरीर करते हैं कोई, तो वो पूरा न्यूज़पेपर के लोग जो उससे पूछते हैं तो वो पूरा बयान कर रहे होते हैं। तो वो पूरा मीडिया ट्रायल जो था वो शुरू किया गया था, जिसमें वो जर्मनी के अल्टीमेट हीरो बन गए थे। एग्जैक्टली वो पहले अगेन वो कहते थे गोली मारो तो मार दो मुझे, लेकिन मुझे जर्मन अवाम के सामने मारना। एग्जैक्टली वो सर स्टेजेस में ऐसा ऐसा ऊपर आया। पहले उसने एक यूथ क्लब बनाया, वहाँ पे स्पीचेस की, करते करते उसने पार्टी बनाई, मिलिटेंट विंग बनाया। आई थिंक प्रेसिडेंट पहले बना, प्रेसिडेंट ने इसको चांसलर बनाया, वहाँ से उसकी पावर आई, उसने फिर ऐसा पोजीशन को उड़ा दिया, और वन मैन शो चला रहा था वो। इसने फिलॉसफी, मजे की बात बताऊं, इसने वो फिलॉसफी के लिए एक बड़े फिलोसोफर को यूज किया था। पता है वो कौन था? कौन? फ्रेडरिक नीचे। अच्छा। उसके विल टू पावर को ना, और फ्रेडरिक नीचे की एक बुक थी विल टू पावर, उसकी बहन के थ्रू उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करवाई थी, और उसकी बहन के साथ पिक्चर भी लगवाई थी कि भाई मैं फ्रेडरिक नीचे के विल टू पावर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और वो नाजीज़म दरअसल फ्रेडरिक नीचे के उबरमंज के उससे निकला हुआ है। मतलब इस तरीके से उसने गेम खेली थी। लेकिन अल्ताफ़, जो ज़बरदस्त मुझे लगी थी ना, मतलब जाहिर है हिटलर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी वर्ल्ड वॉर 2 में जो कि ठीक नहीं थी, लेकिन मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट था यार। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने राइन रिवर के पास जो राइनलैंड का पूरा एरिया था वो फ्रांस से छीना। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने एक ज़बरदस्ती की रिपब्लिक बनाई गई थी वहाँ पे, चीकोस्लोवाकिया। चीकोस्लोवाकिया का एक एरिया था सुडेटेनलैंड, सही है, जहाँ पर जर्मन्स रहते थे। अच्छा, उस पर जब उसने कब्जा किया था ना, उस पर एक मूवी भी है। तो उस पर जब कब्जा हो रहा था तो ब्रिटिश ने, जैसे ये कहते नहीं है कि भाई चल तू कर ले, हम देख लेंगे बाद में, तो ब्रिटिश और फ्रांस की वहाँ पर मर्जी थी कि चलो भाई इसे लेने दो, क्योंकि हिटलर कहता था भाई जर्मनी को, जर्मन जो कौम है वो बहुत बड़ी कौम है, आर्या कौम है, हमें बहुत सारा एरिया चाहिए। तो उस एरिया हाँ, तो उन्होंने उस एरिया को कब्जे में कर लिया। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया को 4 घंटों में जीत लिया। अच्छा, ऑस्ट्रिया ने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की थी। काफ़ी कंट्रीज जो जर्मन स्पीकिंग नेशंस हैं उन्होंने ज़्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं की थी। और अगर जाते हैं कि जंग में और क्या क्या हुआ, आई थिंक अभी बहुत चीज़ें रह गई हैं वर्ल्ड वॉर 2 में जो हमने नहीं डिस्कस की। मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना। उसके बाद फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ से ये कर लिया, वहाँ से पोलैंड का रशिया के साथ पूरा फिक्स किया मैच। यहाँ पर इन्होंने बेल्जियम और नीदरलैंड पे हमला कर दिया, और बेल्जियम और नीदरलैंड को ब्लिट्स जो टेक्निक थी इनकी, कि गोली की रफ्तार से आते थे और 2 से 4 घंटे में गोली की रफ्तार से पूरे के पूरे मुल्क को जीत लेते थे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ब्लिट्सक्रीग जो थी ना, बेसिकली इसको कहते थे लाइटनिंग वॉर। उसमें 7 से 6 हफ्ते के अंदर उन्होंने आधा यूरोप तो उड़ा दिया था। उसमें टैंक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल था। पैंथर टैंक्स थी, टाइगर टैंक्स थी, ये की बहुत टाइट टैंक्स थी। जितनी भी मूवीज़ गेम्स बाद में बने हैं उसमें हमेशा ये दिखाते हैं पैंथर टैंक होती है, बड़ा अच्छा, मतलब उसकी लेगेसी थी पैंथर टैंक की, पैंथर डिवीजन
डिवीज़न पैंजर कमांडर हाइड्रिक गुडेरियन था उनका, जो पैंजर का हेड था। और उसको जब हिटलर ने कहा था कि आपने इस तरह अटैक करना है, और उसने भी बड़ा मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वेटरन था, और उसने पैंजर टैंक्स को और टैंक्स की जो टेक्नोलॉजी थी उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करके, क्योंकि नई चीज़ थी। अच्छा, इनका जो हाथ साफ़ हुआ था ना डाइव बॉम्बिंग पे और पैंजर स्ट्रेटजी यूज़ करके, वो इन्होंने हाथ साफ़ किया था स्पेनिश सिविल वॉर, जो आपको बता रहा था। उस जंग में पहली दफ़ा यूरोप में डाइव बॉम्बिंग का कॉन्सेप्ट इजाद हुआ, मिलिट्री एयरक्राफ्ट बहुत इस्तेमाल हुए। जेट इंजन तो खैर उस टाइम नहीं बना था, बट वो बाद में बना था, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ही बन गया था मैसेरश्मिट के नाम से। बट उन्होंने डाइव बॉम्बिंग कर जो कॉन्सेप्ट था, और किस तरह स्ट्राफ जो डालता है, स्ट्राफ अटैक होता है, जो मशीन गनें लगी होती हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जहाज़ इस्तेमाल नहीं हुए। उसके अलावा टैंक्स को किस तरह इस्तेमाल किया गया, इन्फेंट्री लाइन को उड़ा दिया, मोर्चों को उड़ा दिया टैंक्स ने। तो ये सब चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने अटैक किया, सेंट्रल यूरोप को उड़ाया। अब जब उन्होंने पोलैंड पे अटैक किया ना, जब पोलैंड पे अटैक किया, तब जाके फ्रांस और ब्रिटेन ने उस पर ऐलान जंग कर दिया। वो इनकी रेड लाइन थी। हाँ, वो रेड लाइन थी। अच्छा, जो रेड लाइन हुई ना, शुरू में तो उसने यहाँ पे सब कुछ किया। एक टाइम आया था 1940 में, ये बड़ी मज़े की बात है, लोग कहते थे ये फोनी वॉर है, ये जंग है ही नहीं, जंग नहीं है। 1939 में हिटलर ने जितने भी स्टेट्स से फ्रांस के राइट साइड पे, लाइक ईस्ट ऑफ फ्रांस बॉर्डर, जितने भी स्टेट से अच्छे खासे कैप्चर कर लिए थे, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया जो था, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया का इलाका, हंगरी शंगरी सारा उड़ा दिया था जर्मनी, ठीक है। और वहाँ पे रशिया था, रशिया और हिटलर की, और स्टालिन और हिटलर की जंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। उन्होंने पोलैंड को, लेकिन उनमें पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट था। वो तो था, वो तो मैं आऊँगा, ठीक है। अब आते हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे, कि वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हुआ। हिटलर ने क्योंकि समझ गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी गलती हो गई थी उनसे, तो अलाइज ये समझ रहे थे कि भाई ये लोग अटैक करेंगे नीदरलैंड उसके थ्रू, और ट्रेंचेस वाला सीन होगा। हाँ, ट्रेंचेस वाला सीन होगा, उसको लंबा खींचेंगे। उसने तो क्या किया, अच्छा उसकी एक और वजह भी थी, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे ना एक बहुत बड़ी डिफेंसिव लाइन है, उसको कहते थे मैजनेट लाइन। उसमें अंडरग्राउंड टनल्स भी हैं, उसमें तोप खाने भी हैं, तो वो तो अनब्रेकेबल समझ रहे थे। बट उसके अंदर एक फ्लॉ था, उसके अंदर फ्लॉ ये था, एक वो था पूरा, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, ठीक है, जो उस पूरी लैंड के बीच में आता था। तो उन्होंने क्या किया, अब ये सुने मज़े की बात, उन्होंने अपने सोल्जर्स को, क्योंकि उन्होंने केमिकल वगैरह पिलाए हुए थे सारे, दवाइयाँ भी थी, आइस भी था, मैथ का भी इस्तेमाल किया था, मैथ का बहुत एग्जैक्टली। तो जो यूरोपियन, जो बाकी सारे कंट्रीज थे, उनकी फट के याद में आ गई थी कि भाई चल क्या रहा है, इतनी ये कैसे इतना मार्च कर रहे हैं, 36 घंटे मार्च चल रहा है, चले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हम इसको इस तरह फ्लैंक करेंगे। उन्होंने अटैक किया बीच से, फॉरेस्ट के रास्ते से है, और उन्होंने काउंटर फ्लैंक कर दिया उनको पीछे से आके, ठीक है। अब जब उनको फ्लैंक किया ना, तो वहाँ पे आपको बड़ी मशहूर मूवी है डनकर्क, वो वहीं पे इस वजह से हुई थी, क्योंकि वो बेसिकली मैसूर हो गए थे, और उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया उस जगह को भी, और डनकर्क का वाक़या हुआ, और बहुत बड़ा एक ब्रिटिश का ट्रांसपोर्ट, बड़े हेरोइक वो था कि उन्होंने काफ़ी सारे सोल्जर्स को बचा दिया था, बट अच्छे खासे वो हार गए थे, और इस तरह फ्रांस की तरफ उनका रास्ता खुल गया, फ्रांस की तरफ उन्होंने अटैक किया। अच्छा, फ्रांस क्यों हारा, ये बड़ी मशहूर बात है। लोग फ्रांस को ना बड़ा जोक में आजकल हॉलीवुड वगैरह में बोलते हैं, फ्रांस ऑलवेज क्विट्स, फ्रांस हार जाता है जंग। फ्रांस की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और अगर देखा जाए दुनिया में, अगर स्टैट्स निकाले जाएँ, सबसे ज़्यादा जंगें फ्रांस ही जीता है, ब्रिटेन से भी ज़्यादा हिस्टोरिकली, ठीक है। फ्रांस इसलिए हारा क्योंकि उनके बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक मसले थे फ़ौज के अंदर। तो इस तरह उन्होंने डनकिर्क का अटैक किया, और इस तरह उन्होंने फ्रांस को ओवररन किया, फ्रांस फॉल, और फिर एक तरह से जंग में ठहराव आया। फिर 1941 में जापान ने एंट्री की, और वहाँ से फिर हिस्ट्री नहीं। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ हिटलर और स्टालिन ने अपना पैक्ट जो था वो तोड़ दिया था। अच्छा, हिटलर से जो बेसिक इस वॉर की गलती कही जाती है ना, जो बार बार सुन के हमारे कान पक गए कि यार वो रशिया के बारे में जो था वो अंडर एस्टिमेट कर गया था, रशिया के बारे में अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जर्मनी के 2 फ्रंट से, सही है, एक वेस्टर्न फ्रंट था, एक ईस्टर्न फ्रंट था। अब हिटलर ने ना यहाँ पर देखिए, जब इंसान का ईगो आ जाता है ना, तो उस ईगो के लिए वो कुछ ऐसे फैसले कर बैठता है जो उसे नहीं करने चाहिए। हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने 2 शहर थे रशिया के, मतलब वो डायरेक्ट भी मॉस्को जा सकता था, सही है, जो उसने कैंपेन स्टार्ट की थी बारबरोसा, ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से। हिटलर ने कहा कि भाई सबसे पहले ना मैं स्टालिन के ईगो को हर्ट करूंगा। उसका जो स्टालिनग्राड, वो गया स्टालिनग्राड पे, एक लेनिनग्राड था, दूसरा स्टालिनग्राड। अगर वो डायरेक्ट चला जाता ना, लोग कहते हैं कि अगर वो डायरेक्ट चला जाता, क्योंकि अगर आप उस टाइम का मैप देखेंगे ना, तो यूरोप आपको ब्लैक मिलेगा, नाजीज, पूरे का पूरा यूरोप ब्लैक मिलेगा आपको।
और अल्टीमेटली जो इटली था, इटली वीक फ्लैंक थी इस पूरे की पूरे वॉर की, और वहां पर जो था वो इटली को चर्चिल कहता था सॉफ्ट अंडरबेली ऑफ जर्मनी। हाँ, और वो इटली ने जो अफ्रीका में जो हारा था वो ब्रिटेन से, उसकी वजह से ही उसका जो फ्लैंक था, साउदर्न बॉर्डर था, वो खुल गया था, बिकॉज बाद में इटली को कैप्चर कर लिया था एलाइज ने, बिफोर इवन डिफीटिंग जर्मनी। एग्जैक्टली, वहां के उसके अच्छा, रशिया की जो आप बात कर रहे हैं ना, रशिया की बात में सर, द रीजन व्हाई ही टुक दैट राउट रादर देन गोइंग स्ट्रेट टू मॉस्को वाज बिकॉज इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन भी था, वहां पे ऑयल था, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री Exactly. जैसे जापान हम्म। में भाई टोक्यो पे हमला क्यों नहीं किया, एटम बम क्यों नहीं गिराया, हिरोशिमा नागासाकी पे क्यों गिराया था, क्योंकि जापान की इकोनॉमी चलती थी हिरोशिमा और नागासाकी से। नहीं, इस पे इकोनॉमी के रीजन से ज्यादा ना उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी का ये था they didn't want to destroy the soul of the country when they were deciding किस पे अटैक करना है। अब क्या था, अब जो ऑपरेशन बारबरोसा था ना, ये इस दुनिया की जो इस कैंपेन में लोग मरे थे, सबसे ज्यादा लोग इस कैंपेन में मरे थे ऑपरेशन बारबरोसा में, और सबसे ज्यादा नुकसान जो था ऑपरेशन बारबरोसा में हुआ था, और टैंक्स की सबसे बड़ी लड़ाई थी ये ऑपरेशन बारबरोसा। अच्छा, ऑपरेशन बैटल ऑफ कर्स्क, हाँ, ऑपरेशन बारबरोसा के दौरान जो सीज ऑफ स्टालिनग्राड थी ना, वो सबसे डेडलीस्ट बैटल ऑफ वो ऑल टाइम है। सबसे डेडलीस्ट बैटल थी। और क्या करते थे ये रशियन, क्या करते थे रशियन, जब पीछे जाते थे ना, जब पीछे जैसे जैसे जा रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे, तो रिट्रीट के साथ साथ वहां पे फूड वगैरह सारी चीजों को जलाते जा रहे थे। मतलब वो नहीं होता स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स, ये इन्होंने 100 साल पहले भी नेपोलियन के खिलाफ किया था। जैसे वो नहीं कहते तारिक बिन ज़ियाद गए थे स्पेन को किश्तियां जला के, तो कश्तियां जला दी थी, तो उस पे इकबाल ने क्या खूब शेर का है, दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, नहीं इस पे मैं बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। Exactly. तो ये रशियन जलाते जा रहे थे। तो आप इसमें बताऊं, नहीं ऐसा नहीं था इसमें, सॉरी मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा सर। इन्होंने पूरी जंग में यही किया है, स्कॉच अर्थ टैक्टिक्स होती हैं रशिया की। उन्होंने जहाँ पे वो हारे थे जगह पे, जब वो भागते थे वहाँ पे जला दिया करते थे ताकि अगली आर्मी को कुछ मिल ना पाए। यही टैक्टिक वो 100 साल पहले नेपोलियन के खिलाफ कर चुके थे। नेपोलियन 6 लाख की फौज लेके गया था, 20 और सोलह आखिर में बचे थे, बाकी सारे मर गए थे। उसकी वजह से नेपोलियन भी हार गया। जर्मनी जब अटैक किया तो उनके पास तेल खत्म हो रहा था, इकोनॉमिक रीजन थे, प्लस हिटलर स्टालिन का फड्डा था, प्लस फासिज्म कम्युनिज्म की बात थी जैसे आपने बताई। तो ये 4-5 रीजन थे, बट सबसे बड़ा रीजन था दे वांटेड ऑयल। ठीक है, बिकॉज पूरा याद उनके पास आ गया था, बट मसला ये था कि अमेरिका भी एंटर हो चुका था जंग के अंदर, और जर्मन यू बोट्स ने एक अमेरिकन शिप को भी बम से उड़ा दिया था, टॉर्पीडो मार के। तो जर्मनी और उसकी भी जंग स्टार्ट हो गई थी अमेरिका फंड तो कर रहा था ब्रिटेन को। ब्रिटेन वाज अ लोन पावर, बैटल ऑफ ब्रिटेन में भी उसने अटैक किया। अमेरिका बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा था, क्योंकि वो चाह रहा था अंदर से ना, वो चाह रहा था कि भाई ब्रिटिश खोखला और हो, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका कहाँ से निकला है, अमेरिका भी तो ब्रिटेन कॉलोनी थी ना। वो तो निकला है, बट देखिए अमेरिका में हम देखें, वो तो सर अगली पॉडकास्ट में कवर कर पाएंगे अमेरिका का क्या रोल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। बहुत लंबा टॉपिक है, उसके पीछे क्या साइंस थी। बट अमेरिका से ना, ऑफकोर्स बात है, अमेरिका फंड तो कर रहा था ब्रिटेन को, और बहुत सारा फंड कर रहा था, और जितने भी जो शिप्स आती थी ब्रिटेन के पास फूड की, नेवल ब्लॉकेट चल रहा था, और नेवल बैटल्स थी, और यू बोट्स का ज़माना था, और बड़ी बड़ी बैटल शिप्स बनाई थी जर्मनी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में, बिस्मार्क के नाम से, अपने पुराने चांसलर के नाम से। और उसके अलावा और भी बहुत सारी बैटल्स थी, निमिट्स की भी थी। अच्छा, अमेरिका की कॉर्पोरेशन कोई और गेम भी तो कर रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान। आपको पता है फांटा जो है, फांटा तो उसने बनाया, जर्मनी ने बनाया। कोको कोला वो वहाँ पे बैन हो गई थी, वो तो मतलब जो अमेरिका था, अमेरिका मैं ये कह रहा हूँ कि सॉर्ट ऑफ डबल गेम भी कर रहा था। ऐसे नहीं है कि वो ब्रिटिश के साथ भी था, लेकिन कुछ इसकी जो कंपनियां थी, बहुत बड़ी कंपनियां थी, वो नाजीज के लिए चीज़ें बना भी रही थी। एग्जैक्टली। और इस दौरान मैं चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को स्विट्जरलैंड का भी रोल थोड़ा बता दें। स्विट्जरलैंड ने तो सर देखिए न्यूट्रल रहा हमेशा से, अभी भी न्यूट्रल है, और उसने पैसा कमाया मंड के इस जंग के अंदर। स्विट्जरलैंड का जो ब्लैक मनी है, ये वहाँ से ही तो निकला है। एग्जैक्टली। तो ये काफ़ी डीप हिस्ट्री है। इसके बाद हम अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रीजन्स क्या थे, जंग में हुआ क्या था। खैर, फिर वंस ही लॉस अगेंस्ट रशिया, ही लॉस द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की बैटल वो हारा, मॉस्को कैप्चर नहीं कर पाया, वहाँ से विड्रॉ हुआ, अटैक हुआ, रशिया ने साइबेरिया से फौज मंगवाई, और आई थिंक 1.5 साल वो चली है जंग। और फिर वो जो
हमारी बहुत बड़ी मूवी बनी है सेविंग प्राइवेट रैन का जो सीन है, डी-डे ऑपरेशन जो हुआ एग्जैक्टली था, वो ईस्टर्न बॉर्डर से हुआ था, वेस्टर्न नहीं फ्रांस की तरफ से हुआ था, नॉर्मंडी पे उन्होंने लैंडिंग की। नॉर्मंडी पे कितनी बड़ी लैंडिंग हुई Exactly. थी और कितने बड़े वो थे। और एक पॉइंट हम मिस कर गए थे कि जो बहुत बड़ी बैटल हुई थी एयरफोर्स की जर्मनी और इंग्लैंड के दरमियान, बैटल ऑफ ब्रिटेन हुई थी, और वो उसमें ह्यू डॉर्डिंग था उनका नेवल चीफ ब्रिटेन का, और एयरफोर्स का और एयरफोर्स का लुफ्ताफा थी जर्मन। हाँ, रॉयल एयरफोर्स से लुफ्ताफा जंग थी। लेकिन उसमें एक बड़ी मजे की बात है कि पहली दफ़ा द रीज़न वाई दे वॉन द बैटल ऑफ ब्रिटेन वाज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन वाज दैट एलन ट्यूरिंग साहब जो एनिग्मा कोड उन्होंने वो किया था। सेकंड जो था उनका चर्चिल तो था ही, एक और बड़ी डिवाइस इजाद की थी, रेडार। ब्रिटिश इन्वेंटेड द रेडार, ठीक है। तो वो नहीं पता था जर्मनी को रेडार इजाद हो चुका है। तो ब्रिटिश का ना स्पाई नेटवर्क भी जबरदस्त। एग्जैक्टली हाँ, MI5 MI6 सारे एक्टिव थे उस ज़माने में। तो ये सर काफ़ी सारे रीज़न हमने डिस्कस किए। आज इस पर आई थिंक एक और सेकंड एपिसोड करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं बाकी जाके कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर का। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोग सीखे, यूनाइटेड नेशन बनी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ट्रीटी ऑफ वर्साइल की जगह पर हमें क्या करना चाहिए, मार्शल प्लान देना चाहिए। हमें उस नेशन को डेवलप करना चाहिए। हम अगर डेवलप करेंगे, फिर इन्होंने क्या किया था, फिर उस बैटल में जब हिटलर जो है जब वो हार रहा था, उसने क्या किया था, खुदकुशी कर ली उसने, अपनी एशेस भी जला दी। और कुछ लोग कहते हैं खुदकुशी की, कुछ लोग कहते हैं अर्जेंटीना निकल गया, कुछ लोग क्या कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ बातें। फिर उस दौरान जो है वो जापान लड़ रहा था, और जापान, अच्छा अमेरिका ने कैलकुलेट किया, जर्मनी पहले हार गया जापान से, जर्मनी पहले हारा था। अमेरिका ने पहले कैलकुलेट किया, अमेरिका ने ये कैलकुलेट किया कि यार अगर हम जापान में घुसेंगे तो हमें 4 से 5 लाख लोग और मारने पड़ेंगे अपने। तो उन्होंने क्या भेजे जापान पर, अपने लिटिल मैन, फैट बॉय अपने भेजे अपना हिरोशिमा नागासाकी पे, और बहुत बड़ा एटम बम वहाँ पर वो किया, 1 लाख लोग मारे। और इस तरीके से जापान में भी एक उन्होंने कू किया। और फिर वहाँ पर, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये जो हमने तो खैर अभी वेस्टर्न और यूरोपियन थिएटर को ज़्यादा वो किया है। जंग तो पूरी दुनिया में चल रही थी, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, कॉलोनीज में, हर जगह जंग चल रही थी। इंडिया में भी थे ना सुभाष चंद्र बोस। एग्जैक्टली हाँ, इंडियन आर्मी के नाम से ब्रिटिश इंडिया भी थ्रेट पे था कि जापानीज यहाँ पे आ जाएं। बर्मा की जंग थी, ब्रिज ओवर द रिवर क्वाई, आपने वो मूवी देखी हुई है। और काफ़ी सारे जो कॉलोनीज थी, काफ़ी सारी वेस्टर्न पावर्स थी, उनको जापान ने हराया था। सिंगापुर को कैप्चर कर लिया था, ब्रिटेन के हाथ से निकल चुका था। तो ब्रिटेन एम्पायर बहुत वीक कर दी थी जापान ने साउथ एशिया के अंदर, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ब्रिटेन इवेंचुअली गिव इंडिपेंडेंस टू ऑल द कंट्रीज़, बिकॉज बहुत वीक सिचुएशन में चली गई थी, फाइनेंशियली भी और मिलिट्री स्टाइल भी। लेकिन अगर हम जापान और उसकी बात करें ना, यूएस की, तो पर्ल हार्बर के बाद इनकी पैसिफिक थिएटर्स में बहुत सारी जंगें हुई। बैटल ऑफ मिडवे हुई है, बैटल ऑफ ओकिनावा आइलैंड हुई है। और इसी ऐसा ऐसा करते करते इवेंचुअली जो यूएस की जो मिलिट्री माइट थी, प्रोडक्शन माइट थी, पॉपुलेशन माइट थी, रिसोर्सेज माइट थी ना, वो दे टुक ओवर एवरीवन। बिकॉज एक बड़े मज़े की कहानी है कि वो एक टेबल दिखा रहे थे कि 1939 से 1945 तक हर कंट्री पर घंटे के हिसाब से कितनी शिफ्ट, कितनी टैंकें बनाता है। तो आफ्टर 1941 जब पूरी तरह यूएस जंग में चला गया था और रूजवेल्ट ने कांग्रेस से भी इजाज़त ले ली थी और पूरी तरह अमेरिका जंग में आ चुका था, उसके बाद जो अमेरिका की जो मिलिट्री और जो प्रोडक्शन माइट थी, जो इंडस्ट्रियल पावर, वो सामने आई लोगों के। और उन्होंने पागलों की तरह सब जहाज़ बनाए हैं, चीज़ें बनाई हैं, मर्चेंट शिप्स बनाई हैं, टैंकें बनाई हैं, और बनाते गए तो नोबडी कुड कम्पीट विद देम। दैट्स व्हाई दे इवेंचुअली वर एबल टू डिफीट बोथ जापान एंड जर्मनी। अच्छा, अक्सर ना एक सवाल आता है, पूछूं? जी यार, अक्सर ये सवाल आता है कि व्हाट इफ नाजीज और जापान जीत जाते वर्ल्ड वॉर 2? सर जीत नहीं सकते थे। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर जीत जाते तो फिर वर्ल्ड का क्या सिनेरियो होता, क्या होता? सर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस जंग ना टोटल नहीं जीत सकता था। नहीं, अगर जीत जाते वो, तो क्या होता? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, बात सारी ये है कि अगर वो जीत भी जाते हैं ना, क्या ये बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग इंडियन, जो हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे लिए कैसा होता वो? सर हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी एक ऑप्रेसर ही होता। पहली बात देखो, वो भी फॉरेन पावर होता, ये भी फॉरेन पावर होती। वो ये ब्रिटिश थे, वो जर्मन बोलते है, तो गोली चमड़ी, डिफरेंट रेस है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट माइंडसेट है, तो वो चीज़ तो चल नहीं सकती। वो भी हाकिम थे, ये भी हाकिम थे। बात सारी ये है कि सर अगर हम रियलिस्टिक सोचें ना इस बात को कि कौन जंग जीतता,
फ़र्ज़ करें ये लोग नहीं हारते, फ़र्ज़ करें टेबल पे हार जाते, फ़र्ज़ करें टेबल पे डिस्कशन हो जाती है, पीस ट्रीटी बन जाती है, बाद में जाके इंडिपेंडेंस हो जाती है। हमने अगर हम हिस्ट्री देखें ना, जैसे जैसे दुनिया चलती जा रही है ना, एम्पायर्स का ड्यूरेशन भी कम होता जा रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत आगे स्पीड से बढ़ और रही उसके है। बाद तो नेशनलिज्म हो गई ना। एग्जैक्टली हाँ, तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी Nation state। एग्जैक्टली, तो एम्पायर्स का कॉन्सेप्ट वैसे भी आउटडेटेड है आज की दुनिया में। आजकल नेशंस हैं, और आजकल जिस तरह के हथियार है, जिस तरह की चीज़ें हैं, आजकल आप एक कंट्री को कैप्चर भी नहीं कर सकते प्रॉपर, ना उसको चला सकते हो। अमेरिका ने आसाम में क्या किया 20 साल, इराक में क्या किया, जहाँ भी गया कुछ नहीं हो बर्बाद, ये पाया। तो नहीं हो पाया ना। एग्जैक्टली, आप किस तरह कैप्चर करोगे इसी कंट्री को? अब मैं समझता हूँ, अब उसके बाद अमेरिका ने बहुत स्मार्ट गेम खेली, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे बनाए, IMF जैसे इदारे बनाए। उन्होंने क्या किया कि भाई अब हम इकोनॉमिकली पूरे गेम को डिवाइड करेंगे कि जिसकी इकोनॉमिक्स अच्छी होगी हम उस हिसाब से दुनिया को चलाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इकोनॉमी के बेस पे ये सोचना कि आज के हम अगर सिनेरियो में देखें, सिर्फ इकोनॉमी को उस पर ये देखना कि यार ठीक है इसके ऊपर लड़ाई नहीं हो सकती, तो मैं कहता हूँ नहीं। अगर हम इस तरीके के एडवेंचर करेंगे जैसे ईरान और इसराइल के दरमियान चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यार बहुत बड़ी वॉर हो सकती है। सर अभी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड वॉर 3 तो स्टार्ट हुई भी है। हमें आई थिंक 100 साल बाद जब हमारे अगली औलादें पढ़ेगी हिस्ट्री, तो वो समझ जाएंगे वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ से स्टार्ट हुई थी। बिकॉज अब ऐसा कोई टाइम नहीं है कि पूरी दुनिया पूरे पूरे ब्रिगेड्स जा रहे हों, सरहद पे लड़ाइयाँ हो रही हों, स्क्रिमिशेस होंगे, साइबर वॉरफेयर होगी, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होगी, प्रॉक्सी वॉरफेयर होगी, ये सब मिक्स मिला के तब चली ये जो आजकल। अच्छा हमास के जो इस्माइल हानिया साहब थे, आपको पता है उसको किस तरीके से मोसाद ने ट्रैक किया था? एग्जैक्टली, गाइडेड मिसाइल मारा था। वो जो क्या सर, होता है वो ये कुछ मतलब कुछ अलग कहानियां हैं, लेकिन इसके बारे में एक और भी कहानी है। Exactly। और मैं चाहता हूं कि हम आगे चल के इस चीज़ को डिस्कस करें कि किस तरीके से मोसाद ने उसको ट्रैक किया और फिर हानिया साहब को वहाँ पर अपने बंदे को, जो बम लगा हुआ था वो 3 महीने से लगा हुआ था, मतलब हानिया साहब को हटाने के लिए। एग्जैक्टली हाँ। और फिर हसन नसरुल्लाह, और हसन नसरुल्लाह के बाद जो बने उनको किस तरीके से किया। मेरे ख्याल से ये केस स्टडी होनी चाहिए और लोगों को इस बारे में पढ़ना चाहिए कि कैसी टैक्टिक्स आज के दौर में यूज़ हो रही हैं। आई थिंक इसके बाद एक करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमने मिस की हैं वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में, और भी बहुत सारे चीज़ें थी। वुमेन के राइट्स किस तरह डेवलप हुए, टेक्नोलॉजी किस तरह डेवलप हुई, सोसाइटी चेंज हुई, बूमर्स कैसे आए, ये बड़ी बड़ी मैकडोनल्ड KFC कॉर्पोरेशन कैसे बनी। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड। उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉर से और सारे जो कर देंगे। आई थिंक ये सीरीज स्टार्ट हो गई हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट। बहुत मजा के साथ बात करके एज यूजुअल हमेशा की तरह। उम्मीद करता हूँ आपके पसंद होगी आज की पॉडकास्ट। दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।